हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। देखो, आज हम लोग अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, जो कि फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू आए और रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 के लिए एप्लीकेबल भी हैं। और देखो, CS के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना अमेंडमेंट्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। इन अमेंडमेंट्स को अच्छे से तैयार करके जाना, कुछ भी आप इसमें से नहीं छोड़ सकते, राइट। देखो, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स, राइट। स्टार्ट करते हैं फाइनेंस एक्ट 2019। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखो, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की रेट्स में कुछ चेंजेस आए हैं क्या, ये चेक कर रहे हैं हम लोग। तो देखो, स्लैब रेट्स में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। सरचार्ज में चेंजेस आए हैं। सरचार्ज की बात अगर हम करें तो सरचार्ज पे ही चलते हैं जी। देखो, सीधे सीधे। अच्छा, हाँ, एक दो चीज़ें ये भी ध्यान रखना, छोटी छोटी सी एक क्लैरिफिकेशंस है रिगार्डिंग अटेनिंग प्रेस्क्राइब्ड एज ऑफ 60 ईयर्स और 80 ईयर्स। तो आपको पता ही है, जो इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। नॉर्मल सिटीजन के लिए कितने तक एग्जेम्प्ट होती है इनकम आपकी? 2.5 लाख रुपए तक। और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 3 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। एंड वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। अब सीनियर और वेरी सीनियर सिटीजन कौन होते थे? सीनियर का मतलब जो इक्वल टू एंड मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज है। इवन अगर लास्ट डेट को भी वो 60 साल का हो जाए तो भी वो ये सीनियर सिटीजन वाला स्लैब अवेल कर सकते हैं। और वेरी सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनकी एज इक्वल टू एंड मोर देन 80 ईयर्स है ऑन द लास्ट डे ऑफ RPY। ठीक, इसमें क्लैरिफिकेशन है, ये क्लैरिफिकेशन याद रखना। देखो, कहते हैं 31 मार्च को अगर आप 60 साल या 80 साल के हो गए ना, तो भी आप सीनियर या वेरी सीनियर वाला स्लैब अवेल कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप 1 अप्रैल को 60 ईयर्स 80 ईयर्स के होते हैं, तो इस पर भी देखो सर्कुलर आ रखा है 28/2016 डेटेड 27 जुलाई 2016 का। क्या कहना चाह रहा है वो, कि अगर आप 1 अप्रैल, किसका 1 अप्रैल है ये? RAY का, रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल को भी अगर आप 60 साल या 80 साल के होते हैं, मतलब एक दिन लेट हो गए, तो भी आप ये सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन वाला स्लैब अवेल कर सकते हैं। इट मीन्स आप ऐसे मान के चलें, अगर आप 1 अप्रैल 2020 को 60 साल के हुए, तो आप सीनियर सिटीजन वाला स्लैब अवेल कर सकते हैं। जबकि आपका RPY कब खत्म हो गया? 31 मार्च 2020 को, एक दिन लेट हो गए, तब भी आप ये सीनियर सिटीजन वाला स्लैब अवेल कर सकते हैं। ये क्लैरिफिकेशन है, राइट। देखो, लिखा भी है इसमें, द CBDT हैज़ क्लैरिफाइड दैट अ पर्सन बोर्न ऑन 1 अप्रैल would be considered to have attained a particular age on 31st March. That is the day preceding the anniversary of his birthday, right? That is, an individual whose 60th birthday falls on 1st April 2020 would be treated as having attained the age of 60 years in previous year 1920. जबकि प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया, बट फिर भी हम ये मान लेंगे कि वो 60 साल का हो गया कब? RPY 19-20 में, चाहे पड़ी वो 1 अप्रैल 2020 को हुआ है 60 ईयर्स का। और सेम इज़ द केस इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन, दैट इज़ 80 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है जी, चलो ठीक है। उसके बाद अब हम सरचार्ज की बात कर रहे थे, सरचार्ज पे आते हैं। सरचार्ज में क्या क्या चेंजेस हैं? देखो, सरचार्ज ये आए हैं, देखो, नए वाले। और ये कि टैक्स रिबेट का भी ध्यान रखना। टैक्स रिबेट आपकी कितनी हो गई? 87A में 12,500 हो गई। कब मिलती है रिबेट? जब आप इंडिविजुअल हैं प्लस रेजिडेंट हैं प्लस आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है, राइट। ठीक है जी। तो ये रिबेट किन लोगों को मिल रही है? 3 कंडीशन हो गई। नंबर 1, आपकी जो टोटल इनकम है वो इक्वल टू एंड लेस देन 5 लाख होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपकी टोटल इनकम एग्जैक्टली 5 लाख है तो भी आप ये रिबेट अवेल कर सकते हैं। नंबर 2, आपका इंडिविजुअल होना ज़रूरी है। नंबर 3, आपका रेजिडेंट होना भी ज़रूरी है, राइट। अब अगर हम सरचार्ज की बात करें, देखो, ये जो सरचार्ज है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, सिर्फ इसी में चेंज आया, बाकी सब वही लास्ट ईयर वाले ही हैं सरचार्ज। तो इसमें क्या चेंजेस हैं? देखो, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मीन्स मोर देन 50 लाख है आपकी टोटल इनकम,
एग्जैक्टली 50 लाख है तो सरचार्ज नहीं लगेगा, ये भी याद रखेंगे आप। तो अगर आपका टी आई एग्जैक्टली 50 लाख है, नो सरचार्ज। 50 लाख से ज़्यादा है बट इक्वल टू एंड लेस देन 1 करोड़ है, तो सरचार्ज कितना लगता है? 10%। ये रेट तो देखो लास्ट ईयर वाली ही है। नेक्स्ट स्लैब क्या होता है? अगर आपका टी आई मोर देन 1 करोड़ है, तो याद रखना एग्जैक्टली 1 करोड़ है तो सरचार्ज 10% लगेगा। मोर देन 1 करोड़ है तो कितना हो जाएगा फिर ये सरचार्ज आपका? 1 करोड़ से ज़्यादा है और इक्वल टू एंड लेस देन 2 करोड़ है, राइट। तो मैं लिख देता हूँ इसको, ये लो, मोर देन 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ और इक्वल टू एंड लेस देन, है ना, ये लो यहाँ लगा देता हूँ निशान, इक्वल टू एंड लेस देन 2 करोड़ है, ठीक। तो सरचार्ज कितना है? 15% है। ये भी लास्ट ईयर वाला ही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, अब ये जो है ना, देखो चेंजेस कहाँ कहाँ है ये मैं बता देता हूँ आपको। चेंज जो आया ना, एक तो ये 25% वाला नया स्लैब आ गया सरचार्ज का, और एक 37% वाला नया रेट आ गया। किनके लिए? जिनकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ तक है, तो सरचार्ज कितना हो जाएगा? 25%। और जिनकी टी आई 5 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगी तो उनके ऊपर सरचार्ज कितना लग जाएगा? 37%, राइट। और अगेन देखो, मोर देन 2 करोड़ का मतलब मोर देन 2 करोड़ है एंड इक्वल टू एंड लेस देन 5 करोड़ है। ऐसे मोर देन 5 करोड़ मतलब समझ गए ना, मोर देन 5 करोड़, इक्वल टू काउंट मत करना यहाँ। तो इन शॉर्ट अगर एग्जैक्टली 5 करोड़ है तो सरचार्ज कितना लगेगा? 25%, राइट। और ये तो देखो आपको पता ही है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो 4% है ही है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, ये जो हायर रेट ऑफ सरचार्ज है ना 25% एंड 37%, ये विड्रॉ कर दिया किसके लिए? ये विड्रॉ कर दिया ऑन स्पेशल इनकम्स। कौन सी स्पेशल इनकम्स? एक तो STCG 111A पे और एक LTCG 112A पे, ठीक है। इट मीन्स STCG 111A पे एंड LTCG 112A पे ये हायर रेट ऑफ सरचार्ज नहीं लगेगा। कौन से वाला? 25% और 37% वाला, ठीक है जी। तो ये बात थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कौन सी बात? कि हायर रेट ऑफ सरचार्ज नहीं लगेगा किस पे? STCG 111A पे और LTCG 112A पे, राइट। तो इन दोनों ही इनकम पे जो टैक्स आप कैलकुलेट करोगे उसमें मैक्सिमम सरचार्ज कितना रहेगा? 15%, दैट्स इट, राइट। तो अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं ये STCG 111A और सेक्शन 112A वाली, ठीक है जी। तो 25% और 37% वाली बात डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि STCG 111A और LTCG 112A के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, राइट। अच्छा, सेक्शन 111A एंड 112A ये दोनों सेक्शन किस लिए होते थे ये तो आपको याद है ना। मैं एक बार भी फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में। सेक्शन 111A तो क्या होता था कि आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर बेचे हैं भाई, ठीक है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचे हैं। उन शेयर्स पे आपने STT पे भी किया था ट्रांसफ़र के टाइम पे, ठीक। ऐसे शेयर्स पे अगर STCG होता है तो टैक्स आप कितना देते हैं? याद है आपको कुछ? तो STCG 111A वाला केस हो जाता है। ये STCG 111A में टैक्स आप कितने % देते थे? 15% टैक्स रेट होता था। और LTCG के लिए चलता है सेक्शन 112A। सेक्शन 112A क्या कहता था आपको? कि अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर बेचे हैं प्लस STT पे किया है, और ये STT भी ना आपने दोनों टाइम पे किया है, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन भी और प्लस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र भी, राइट। ऐसे शेयर्स पे अगर LTCG होता है तो टैक्स कितने % देते हैं आप? आपको याद होगा, देखो इस केस में 1 लाख रुपए तक तो एग्जम्प्ट जाते थे, और अगर 1 लाख से ज़्यादा हैं तो टैक्स लगता था कितने %? 10%, है ना। और देखो इंडेक्सेस भी नहीं देते थे हम, आपको याद होगा आपको ये चीज़, नो इंडेक्सेस, है ना। तो ये था सेक्शन 111A एंड सेक्शन 112A। अब वो क्या कहना चाह रहा है? सेक्शन 111A एंड सेक्शन 112A पे हायर रेट ऑफ सरचार्ज विड्रॉ हो गया, मतलब इन पे हायर रेट से सरचार्ज नहीं लगेगा।
तो इन दोनों इनकम पे मैक्स टू मैक्स सरचार्ज कितना रहेगा 15%, उससे कम तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी, देखो वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग सेक्शन 111A वाली भी एंड सेक्शन 112A वाली भी, दोनों इंक्लूड करके अगर आपकी इनकम मोर देन 50 लाख है बट इक्वल टू एंड लेस देन 1 करोड़ है, तो सरचार्ज कितना, जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, 10% लगेगा, राइट। और ये 10% टोटल पे लग जाएगा, मतलब टोटल टैक्स निकाल लो आप, STCG पे भी, LTCG पे भी, नॉर्मल इनकम पे भी, जो टोटल टैक्स आएगा ना उस पर सीधे सीधे सरचार्ज लग जाएगा कितना, 10%, राइट। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ टोटल इनकम हम लेके चले, लाइक STCG मान लो 30 लाख है आपका, 25 लाख का LTCG है सेक्शन 112A वाला, और अदर इनकम्स आपकी 40 लाख की है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, ये 30 और 25, 55 और 40, 95 लैक्स। तो आप क्या करो, इस 95 लैक्स पे पहले टैक्स निकाल दो, उस पर फिर क्या करोगे, प्लस सरचार्ज लगा दो एट द रेट ऑफ 10%, किसका, इस टैक्स का ही, जो भी टैक्स आएगा उसका सरचार्ज लगा देना 10%। अब इस टैक्स में नॉर्मल टैक्स भी है प्लस स्पेशल टैक्स भी है, समझ गए बात मेरी। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। मान लो जी आपकी जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से तो ज़्यादा है बट डजंट एक्सीड 2 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, राइट। तो आप ऐसे मान के चलो कि आपकी इनकम जो है इस बार वो है 1.75 करोड़, डन। 1.75 करोड़ आपकी इनकम है, जिसमें 60 लाख तो हैं सेक्शन 111A वाले, 65 लैक्स हैं सेक्शन 112A वाले, और अदर इनकम्स कितनी है आपकी 50 लैक्स की है। तो इन तीनों का टोटल करोगे तो कितना बन जाएगा, देखो 1.75 करोड़ बनेगा, राइट। 1.75 करोड़ बनेगा जी। अब इस पे टैक्स कैसे निकालना है, ये तो 15% सरचार्ज है ना, देखो तो हायर रेट ऑफ सरचार्ज तो अभी है नहीं, तो यहाँ भी क्या करेंगे आप कि टोटल टैक्स निकाल लो। पहले तो स्पेशल टैक्स निकाल लोगे आप, STCG 111A वाला भी टैक्स निकाल लो, LTCG सेक्शन 112A वाला भी टैक्स निकाल लो, नॉर्मल टैक्स भी निकाल लो, डन। इन सब का जो टोटल आएगा उस पर सीधे सीधे सरचार्ज अप्लाई कर देना आप एट द रेट ऑफ कितना, 15% से टोटल टैक्स पे। ये माइनस नहीं है, मैंने गलती से ब्रैकेट लगा दिया, कभी आप माइनस कर दो, सरचार्ज प्लस करते हैं, राइट। तो ये टैक्स प्लस सरचार्ज आ जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होगी, देखो थर्ड पॉइंट से। थर्ड पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है, आपकी जो टोटल इनकम है ना भाई, टोटल इनकम आपकी एक्सीड कर रही है कितने से, 2 करोड़ से, बट डजंट एक्सीड 5 करोड़। और वो भी साथ में क्या कह रहा है, देखो एक्सक्लूडिंग, अभी तक हम लोग क्या लेके चल रहे थे, इंक्लूडिंग, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम एक्सक्लूडिंग 111A वाली एंड 112A वाली, इन दोनों इनकम को एक्सक्लूड करके टोटल इनकम एक्सीड कर रही है कितने से, 2 करोड़ से, और 5 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज 25% लगेगा भाई, राइट। सरचार्ज 25% लगेगा। और जो 111A वाली और सेक्शन 112A वाली इनकम है उस पर जो टैक्स आएगा उस पर तो सरचार्ज 15% ही लगेगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें ये आपकी इनकम कितनी है टोटल, मान लो 4 करोड़ 9 लाख है ये टोटल इनकम, ठीक है। और इस 4 करोड़ 9 लाख में स्पेशल इनकम भी है आपकी, नॉर्मल भी है, और स्पेशल में STCG भी है 111A वाला, LTCG भी है 112A वाला, राइट। कितना कितना है दोनों, मान लो STCG 111A वाला तो है जी 54 लैक्स का, ये दिया हुआ है, और LTCG है 112A वाला 55 लैक्स का है, तो ये लो 54 लाख 55 लाख, और बाकी कितना बचा आपकी इनकम, 3 करोड़ रुपए ना। नॉर्मल इनकम कितनी है, 3 करोड़ रुपए है, ठीक। तो 3 करोड़ है मतलब 2 करोड़ से तो ज़्यादा है और 5 करोड़ से कम है। 111A एंड 112A को एक्सक्लूड करके देखना है सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी के लिए यहाँ, ठीक। अब मैं कैसे सरचार्ज अप्लाई करूँगा, देखो पहले तो 54 लाख पे आप क्या करो, 15% टैक्स निकाल लो, कितना आएगा बताओ,
54 लाख का अगर मैं 15% टैक्स निकालूंगा तो ये आएगा जी 8,10,000 रुपये। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सेक्शन 112A की जो इनकम है 55 लाख रुपए, उस पर अगर 10% टैक्स कैलकुलेट करूँ, 10% टैक्स कैलकुलेट करना होता है ना भाई इस पर, तो 55 लाख का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5,50,000। अब इसी तरह से 3 करोड़ पे टैक्स और निकाल लो। यहाँ तो नॉर्मल रेट से निकालोगे ना, स्लैब रेट से, तो इस पे भी टैक्स निकालो नॉर्मल रेट से, कितना टैक्स बनेगा। तो देखो 3 करोड़ की इनकम पे अगर टैक्स निकालोगे तो 10 लाख से कितना ज़्यादा हो गया, 2 करोड़ 90 लाख। 2 करोड़ 90 लाख का अगर 30% निकालूँ मैं तो कितना आ जाएगा भाई 87 लाख। तो एक टैक्स बन गया, और प्लस 10 लाख तक तो 1,12,500 आपका टैक्स बनता ही है। तो ये टैक्स कितना बन जाएगा आपका 88,12,500। ये नॉर्मल टैक्स बन जाएगा। अब मुझे सरचार्ज कैसे लगाना है, सरचार्ज देखो अब आप, ये मैं इधर बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो टैक्स एट नॉर्मल रेट लिखते हो, कितना आ जाएगा टैक्स एट नॉर्मल रेट, देखो कितना निकाला अभी हमने, टैक्स एट नॉर्मल रेट निकाले जी 88,12,500, 88,12,500। अब टैक्स एट स्पेशल रेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 इनकम थी, एक सेक्शन 111A वाली थी और एक सेक्शन 112A वाली इनकम थी। इन दोनों पे टैक्स कितना कितना आया था आपका, 111A वाले पे तो था 8,10,000 और दूसरे पे 550, 8,10,000 और 5,50,000। डन। तो टोटल टैक्स ये बनता है इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा जी, ये लो 0 2 1 और 1 2 और 5 7, 8 8 16 और 5 21, 1 2 और 8 10, 1,72,500 रुपये टैक्स बनता है जी टोटल एक तरह से। अब इसी पे तो सरचार्ज लगाओगे अब आप। अब सरचार्ज की बात करते हैं। देखो सरचार्ज में वो ये कहना चाह रहा है, जो टैक्स ऑन सेक्शन 111A एंड सेक्शन 112A वाली इनकम पे बनता है तो उस पर तो सरचार्ज मैक्सिमम कितना रहेगा 15%। तो मैक्सिमम 15% ऑफ किसका ले लूँ मैं, 8,10,000 प्लस 5,50,000 का। डन। और रेस्ट ऑफ टैक्स पे जो सरचार्ज लगेगा वो कितने परसेंट लगेगा, एट द रेट ऑफ 25%। तो बाकी टैक्स देखो कितना बचा आपका, तो बाकी टैक्स, बाकी इनकम कितनी थी आपकी, ये बाकी टैक्स कितना बना था नॉर्मल इनकम पे 88,12,500। तो 88,12,500 का 25% है ना। डन। ये निकालते हैं देखो सरचार्ज अब। तो भाई 8,10,000 प्लस 5,50,000, इन दोनों पे तो सरचार्ज मैक्सिमम कितना लगाना है 15% है ना। तो कितना हो जाएगा 2,04,000 रुपये। डन। और बाकी जो नॉर्मल इनकम थी 88,12,500 रुपये पे इनकम नहीं टैक्स था, सॉरी राइट, इस पे सरचार्ज लगाओगे आप कितने परसेंट से, हायर रेट से, दैट इज़ 25% राइट। 88,12,500 का अगर मैं निकाल दूँ 25% तो ये आता है जी 22,03,125। ठीक है, ये सरचार्ज बनेगा इतना। तो टैक्स प्लस सरचार्ज कितना आ जाएगा भाई, टैक्स प्लस सरचार्ज। तो देखो टैक्स था 101,725,000, 2,04,000 सरचार्ज एक हो गया और 22,03,125 रुपये सरचार्ज एक हो गया। तो यह आ जाएगा टोटल 1,25,79,625। समझ में आई बात है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा था, तो टैक्स जो आप कैलकुलेट करेंगे सेक्शन 111A वाली इनकम पे एंड सेक्शन 112A वाली इनकम पे, बस ये बात याद रखना, उन पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% रहेगा, उससे कम तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। और बाकी इनकम पे सरचार्ज 25 और 37% भी हो सकता है राइट, इंक्रीज रेट से भी। चलो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 4 पॉइंट में क्या कह रहा है वो, अगर आपकी टोटल इनकम अगेन एक्सक्लूडिंग सेक्शन 111A वाली इनकम एंड सेक्शन 112 वाली इनकम एक्सीड कर जाती है 5 करोड़ से भी,
तो सरचार्ज कितना हो जाएगा 37%। और देखो 111 और 112A को एक्सक्लूड करके देखना है। तो मान लेते हैं भाई आपकी जो टोटल इनकम है ना, इस बार आपकी जो टोटल इनकम है वो 7 करोड़ 15 लाख है, और इसमें STCG 111A वाला भी है। कितना बताया उसने 50 लाख, ये लो जी 50 लाख। और LTCG 112A वाला भी है, कितना है 65 लाख, ये लो LTCG 112A वाला भी है, कितना 65 लाख। तो अदर इनकम आपकी कितनी बची 6 लाख बची। इन सब का टोटल करोगे तो 7 करोड़ 15 लाख आएगा। तो अदर इनकम भी देखो 5 करोड़ से क्रॉस कर रही है, इसलिए सरचार्ज कितना लगाना है आपको 37%। बट ये 37% ना 111A और 112A वाले टैक्स पे कभी नहीं लगेगा, उस पर तो मैक्सिमम 15% ही रहेगा। तो इसमें भी देखो इन्होंने यही बताया, यहाँ सरचार्ज 15% लगाएंगे। कौन से वाले टैक्स पे, इनकम टैक्स ऑन STCG 50 लाख पे जो STCG कैलकुलेट करेंगे आप 111A, राइट। और 65 लाख पे जो LTCG कैलकुलेट करेंगे अंडर सेक्शन 12A में। तो यहाँ 10% टैक्स कैलकुलेट करते हैं आप, यहाँ 15% टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इन पर तो सरचार्ज मैक्सिमम 15% रहेगा। और बाकी की जो इनकम पे टैक्स निकालोगे आप, उस पर सरचार्ज आपका कितना रहेगा 37% लग जाएगा, राइट। तो क्या कह रहा है, देखो लिखा भी है सरचार्ज एट 37% वुड बी लेविएबल ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन अदर इनकम ऑफ 6 करोड़। तो 6 करोड़ पे जो टैक्स कैलकुलेट करके आएगा उस पर सरचार्ज 37% लगेगा सिर्फ। डन। तो ये बात क्लियर है। तो सरचार्ज के दो नए रेट्स आए थे 25%, 37%, और ये भी सिर्फ किसके लिए थे, इंडिविजुअल HUF AOP BY वगैरह के लिए। मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इनके टैक्स रेट्स सरचार्जेस वगैरह में कोई भी चेंजेस नहीं है। डन। चलो अब हम नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आते हैं। देखो क्या कहता है यहाँ, PGBP में अमेंडमेंट की बात हो रही है। PGBP, राइट। क्या कहता है, इंक्रीज्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 23 अगस्त 2019 to 31 March 2020 by notification number 69/2019 dated 20th September 2019। क्या कहना चाह रहा है कि मोटर व्हीकल जो आपने खरीदे हैं एंड पुट टू यूज़ किए हैं किस डेट से किस डेट के बीच में, 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में, तो उस पर हम आपको इंक्रीज्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे देंगे। मीन्स डेप्रिसिएशन आपको हायर रेट से अलाउ कर देंगे। क्या कहते हैं, देखो इसमें 2 पॉइंट दिए हैं कि अगर आपने मोटर बसेस खरीदी हैं, मोटर लॉरीज खरीदी है, मोटर टैक्सेस हैं, किस लिए खरीदे हैं, यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, ठीक है, एंड एक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23 अगस्त से 31 मार्च के बीच में, एंड पुट टू यूज भी आपने कर दिया 31 मार्च 2020 से पहले पहले, तो हम आपको डेप्रिसिएशन कितना अलाउ कर देंगे 45%, राइट। और नोट में क्या लिखा है, फॉर मोटर बसेज, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सेस यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन वन अबव। तो जो यहाँ कवर अप नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब 23 अगस्त से पहले खरीदे हुए हैं, तो उन पे तो आपको डेप्रिसिएशन 30% ही मिलेगा। इट मीन्स उस पर आपको इंक्रीज्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 45% जो है वो नहीं मिलेगा। डन। अब इसी के सेकंड पॉइंट में आते हैं। देखो क्या कहता है, मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, जो ऊपर वाले बिजनेस के लिए नहीं है, राइट, और एक्वायर किए हैं आपने 23 अगस्त से 31 मार्च के बीच में, और 31 मार्च से पहले पहले यूज़ करना भी शुरू कर दिया, तो उस पर तो डेप्रिसिएशन आपको 30% मिलेगा भाई, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में जो बिजनेस स्पेसिफाइड है उसके लिए नहीं है, बट 23 अगस्त से 31 मार्च के बीच में खरीदें और यूज़ करना भी शुरू कर दिया तो डेप्रिसिएशन 30% मिलेगा। डन। और नोट में क्या लिखा है, फॉर मोटर कार्स अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, राइट, एंड एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1990 एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन सेकंड अबव। कहते हैं जो इसमें सेकंड पॉइंट में भी कवर अप नहीं हो रहे हैं उस पर तो हम आपको डेप्रिसिएशन 15% ही अलाउ करेंगे, बस 30% भी नहीं देंगे, ठीक है जी। तो इसको मैं डायग्रामेटिक वे में समझा देता हूँ, उससे बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, लो जी, डेप्रीशिएशन ऑन मोटर कार की बात कर रहे हैं, डेप्रीशिएशन ऑन मोटर कार, सॉरी ये मोटर कार नहीं भाई, इसको ऐसे लिखो आप, मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सेस, मोटर टैक्सेस है ना, एंड मोटर कार, सबको इंक्लूड करके बता रहा हूँ एक साथ, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करेंगे अब हम, मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज को अलग करते हैं और मोटर कार को अलग कर देते हैं। डन। अब मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज की अगर हम बात करें तो अब इसमें दो बातें फिर से इस चार्ट में थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई, थोड़ा सा और इम्प्रेसिव सा बन जाएगा। ये लो, इसको रब करता हूँ मैं, थोड़ा और इफेक्टिव वे में बनाता हूँ, सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है। चलो देखो, तो डेप्रीशिएशन ऑन मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज एंड मोटर कार की बात कर रहे हैं। अब इसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, एक्वायर्ड, used in the business of running them on hire, right? और ये हटा दो यहाँ से। अभी सेकंड पार्ट में क्या लिख रहा हूँ मैं अब, अदर देन दोस, अदर देन या ऐसा लिख लो, यूज्ड इन बिजनेस अदर देन रनिंग देम, अदर देन रनिंग देम ऑन हायर, ठीक है। यहाँ यूज कर रहे हैं आप इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, यहाँ यूज कर रहे हैं अदर देन रनिंग देम ऑन हायर, राइट। अब इसमें फिर से दो पार्ट हैं, ठीक है, दो पार्ट में बाइफरकेट कर रहे हैं हम इसको फिर से। एक्वायर्ड एंड यूज्ड ड्यूरिंग 23rd August 2019 to 31st March 2020, राइट। और दूसरा acquired and used before 23rd अगस्त, ऐसा कह सकते हैं। डन। ऐसे ही यहाँ आ जाओ, इसमें भी दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया हमने, ठीक। एक्वायर्ड एंड यूज्ड ड्यूरिंग 23rd August 2019 to 31st March 2020। और सेकंड पार्ट किसका, इसका बना दिया हमने, वही अदरवाइज है ना। अदरवाइज तो क्या होगा, ऐसे ही यहाँ ये, तो ये डेट के अगर आपने एक्वायर किया, यूज़ किया, और अदरवाइज तो कहाँ चले जाएंगे आप, सेकंड पार्ट में चले जाएंगे, राइट। चलो अब ये 4 पॉइंट्स बना दिए मैंने यहाँ। तो इस केस में तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन आपको कितना मिल जाएगा भाई, 45%। इस केस में आपको कितना मिलेगा, 30%, ठीक है। इस केस में कितना मिलेगा, 30%, और इस केस में कितना मिलेगा, 15%। बस ये याद रखना है, ठीक है। तो एक बार ब्रीफ कर देता हूँ इस चार्ट को, थोड़ा सा जूम इन करके। देखो जी, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, डेप्रीशिएशन ऑन मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज, मोटर कार। सबसे पहले डिपेंड करेगा यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर है या नहीं है, है ना।
अगर यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग दैम ऑन हायर है तो फिर डेट देखनी पड़ेगी कि आपने ये मोटर कार, मोटर लॉरी, मोटर बसेस कब खरीदे थे। एक्वायर्ड एंड यूज्ड अगर इस डेट से इस डेट के बीच में तो डेप्रिसिएशन हम आपको 45% दे देंगे, एंड एक्वायर्ड एंड यूज्ड बिफोर दिस डेट था तो 30% देंगे। और अगर आपका ये बिजनेस है ही नहीं, यूज इन बिजनेस अदर देन रनिंग दैम ऑन हायर है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, एक्वायर्ड एंड यूज ड्यूरिंग 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में, तो हम आपको डेप्रिसिएशन 30% अलाउ करेंगे, अदरवाइज 15% अलाउ करेंगे। ये था ओवरऑल बात। ठीक है जी। चलो अब हम कैपिटल गेन के एग्जाम्पशंस पे अमेंडमेंट्स पे आते हैं। ठीक है जी, तो कैपिटल गेन के अमेंडमेंट्स पे चलते हैं हम लोग। ठीक है जी, देखो कैपिटल गेन में एक तो नया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको याद रखना है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर आपका 2019-20 चलेगा, तो CII क्या चलेगा आपका 289। ठीक, तो नया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 289 आपको अप्लाई करना है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। नेक्स्ट अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, देखो अदर सोर्सेज में, तो अदर सोर्सेज में वो ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, राइट, और जो कंसेशन है अगर वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो फुल कंसेशन वॉज टैक्सेबल। ये चीज़ हम लोग डिस्कस करते थे, पढ़ते थे। अब इसमें एक 5% वाली बात और आ गई। 5% वाली बात में अब वो क्या कहना चाह रहा है, देखो अब आपको क्या चेक करना है, इसको भी सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ। देखो आपको ये लो, ठीक है जी। देखो डिस्कस करते हैं परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, क्या कहना चाहते हैं इस केस में। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कंसेशन कैलकुलेट करना है, एक्चुअल कंसीडरेशन और एसडीवी में डिफरेंस कितना है। तो एक्चुअल कंसीडरेशन और एसडीवी में जो डिफरेंस है वही तो कंसेशन है। अब अगर वो कंसेशन आपका कितना है, देखो या तो 50,000 या 5% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन, इन दोनों में जो भी ज़्यादा आता है उससे भी ज़्यादा का कंसेशन है। तो मीन्स 50,000 और 5% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन विच एवर इज़ हायर, उससे भी ज़्यादा का कंसेशन अगर आपने अवेल किया है तब तो फुल कंसेशन इज टैक्सेबल, राइट। और अदरवाइज तो क्या होगा, अदरवाइज कंसेशन क्या हो जाएगा भाई, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर रहे हैं। देखो एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की है भाई 20 लाख रुपए में, और उस प्रॉपर्टी का जो एसडीवी है, केस 1 में मैं लेके चल रहा हूँ 20,40,000 है, केस 2 में लेके चल रहा हूँ 20,90,000 है, एंड केस 3 में लेके चल रहा हूँ 22 लाख है। तीनों केसेस में देखते हैं क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो सोल्यूशन में हम लोगों ने 5% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन निकाल लिया। तो एक्चुअल कंसीडरेशन था कितना हमारा, 20 लाख में खरीदा है आपने ये प्रॉपर्टी, तो 20 लाख का अगर मैं 5% कैलकुलेट करूँ तो 1 लाख आता है, और 50,000 जो भी दोनों में ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्या है देखो 1 लाख। तो इन शॉर्ट अगर आपको कंसेशन 1 लाख रुपए तक का है तब तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, बट अगर वो कंसेशन 1 लाख से ज़्यादा का है तो टैक्सेबल होगा। तो तीनों केसेस में डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। केस 1 में हम लोग एसडीवी लेके चल रहे थे 20,40,000, और आपने एक्चुअल प्राइस कितना दिया 20 लाख। तो कंसेशन देखो, जो कंसेशन आपका है इस बार कितना कंसेशन है, 40,000 का कंसेशन है, जो कि कम है किससे, 1 लाख से। तो 1 लाख तक तो कंसेशन एग्जम्प्ट हो जाएगा इस बार। तो इसका मतलब फुल कंसेशन इज एग्जम्प्ट बीइंग लोअर देन 1 लाख। तो 1 लाख की लिमिट कैलकुलेट की थी ना अभी हमने, 5% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन और 50,000 विच एवर इज हायर जो निकाला था। केस 2 में आ जाओ। केस 2 में अगर हम मान के चलें एसडीवी कितना है भाई, 20,90,000 है, और एक्चुअल 20 लाख है। तो कंसेशन वैसे तो कितना हो गया कंसेशन, 90,000 अगेन, बट ये तो 1 लाख से कम है, तो ये भी क्या हो जाएगा सेम, मतलब एग्जम्प्ट हो जाएगा ये भी। थर्ड केस में चलते हैं, एसडीवी है 22 लाख, एक्चुअल कंसीडरेशन है जी 20 लाख। तो इस बार देखो जो कंसेशन है ना हमारा, वो कंसेशन 2 लाख रुपए बन रहा है।
जो कि एक्सीड कर रहा है उस हायर लिमिट से जो भी हमने कैलकुलेट की थी। तो फुल कंसेशन ऑफ 2 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, बीइंग मोर देन 1 लाख। क्लियर है जी बात ये। तो ये था अमेंडमेंट अदर सोर्सेज में जो 5% वाली बात आई। डन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं। देखो जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो ओवरऑल बात कर रहा है, सभी हेड से रिलेटेड, मतलब मिक्स बात कर रहा है। तो इसमें पीजीबीपी के भी सेक्शन हैं, कुछ अदर सोर्सेज के भी हैं, डिडक्शंस की भी बात करेगा। तो क्या कहना चाहता है, डिफरेंट सेक्शन में ना कई बार एक वर्ड यूज़ किया हुआ है अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, राइट, कि अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आप पेमेंट करेंगे तो आपको एग्जाम्पशन या बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ना प्रेस्क्राइब्ड नहीं थे, अब इन्होंने प्रेस्क्राइब कर दिए। तो ये वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ किए हुए थे, देखो अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, पहले तो सेक्शन की बात कर लेते हैं। अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स वाली बात कहाँ कहाँ यूज़ की हुई थी आपने, एक तो सेक्शन 35 AD में, ठीक है जी। सेक्शन 35 AD क्या बोलता था, 35 AD था स्पेसिफाइड बिजनेस का, उसमें कुछ 10-12 बिजनेस स्पेसिफाइड थे, आपको याद होगा। एक तो होटल था 2 स्टार का कम से कम, हॉस्पिटल 100 बेड्स वाला, इस तरह के कुछ बिजनेस स्पेसिफाइड थे। उसमें आपको 100% डिडक्शन मिल जाती थी इवन कैपिटल एक्सपेंस की। बट वो साथ में कंडीशन लगा रहा है कि आपने जो पेमेंट किया है ना, अगर कैपिटल एक्सपेंस का 10,000 रुपये से ज़्यादा का अगर पेमेंट है तो पेमेंट कैसे करना है आपको, या तो अकाउंट पे ही चेक से, या अकाउंट पे ड्राफ्ट से, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। तो ये जो अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स वाली बात थी ये डिफाइंड नहीं थी, ये डिफाइन हुई है अब। इसी तरह से सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 और 3A में भी यूज़ करते थे आप ये वर्ड्स। तो 40A सबसेक्शन 3 क्या करता था कि अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस का पेमेंट एक दिन में एक बंदे को 10,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हो तो या तो अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, या फिर अदर प्रेस्क्राइब्ड चैनल से करो। तो अदर प्रेस्क्राइब्ड चैनल डिफाइन किया है। ऐसे ही 43(1) में भी यूज़ करते थे हम लोग। 43(1) में क्या था कि भाई अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं 10,000 रुपये से ज़्यादा की, तो पेमेंट अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट या अदर प्रेस्क्राइब्ड चैनल से करो, है ना। तो उस केस में भी यही बात थी। अदरवाइज आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। 43(1) क्या कहता था कि अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा की एसेट आपने कैश में खरीद ली, या अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट नहीं किया, तो हम उस अमाउंट पे आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे ही 44AD डीम्ड इनकम्स का सेक्शन होता था ये, ठीक है। डीम्ड इनकम्स में हम लोग क्या पढ़ते थे कि अगर आपका रिटेल बिजनेस है प्लस आपका जो टर्नओवर है 2 करोड़ से कम है, तो हम आपकी डीम्ड इनकम कितनी मान लेंगे। अगर आप पेमेंट कैसे लेते हो, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से लेते हो तो 6% हम आपका डीम्ड इनकम मान के चलेंगे, अदरवाइज 8%। तो अगेन अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो था वो प्रेस्क्राइब नहीं था, अब इन्होंने प्रेस्क्राइब किया है। 43CA क्या कहता है, 43CA भाई, 43CA क्या कहता है, देखो, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एनी पार्ट और होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ स्टॉक बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ फॉर कंसीडरिंग द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो 43CA में भी हम लोग क्या देखते थे कि डिफरेंस कितना है SDV में और एक्चुअल कंसीडरेशन में, ठीक है। और एक्चुअल कंसीडरेशन में हम लोग किसको काउंट करेंगे, जो पेमेंट आपने अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से लिया है। तो यहाँ भी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड की ज़रूरत थी। ऐसे ही 50C सेक्शन क्या बोलता था, 50C कैपिटल गेन में यूज़ होता था ये, कि अगर आपने कोई एसेट, कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र की है SDV से कम पे, तो हम SDV को ही काउंट करेंगे, ठीक है। और कंसीडरेशन, और 5% से, अगर एक्चुअल सेल प्राइस के 5% से अगर कम का डिफरेंस है तब कोई बात नहीं, बात चल जाएगी, राइट। मतलब कम प्राइस पे बेच सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो आपने कम प्राइस लिया वो 5% से कम ना हो, राइट। 5% से ज़्यादा ना हो, 5% से कम नहीं, 5% से कम तो चलेगा, 5% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं चलेगा, राइट। तो आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र की है कम प्राइस पे SDV से, तो उस केस में भी हम लोग एक्चुअल प्राइस में किसको काउंट करेंगे, जितना पेमेंट आपने अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से लिया। ऐसे ही 56(2) अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया ही है कि आपने कोई एसेट खरीदी है
वो भी कम रेट पे खरीदी है, एसडीवी से कम पे खरीदी है। तो अगेन डिफरेंस देखते हैं आप कि 5% ऑफ एक्चुअल सेल प्राइस और 50,000 रुपये विच एवर इज हायर जो आता है उससे ज़्यादा का कंसेशन है तो फुल कंसेशन इज टैक्सेबल। और अगेन एक्चुअल सेल प्राइस में हम लोग किसको काउंट करके चलेंगे, जितना पेमेंट आपने अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया। 80JJA में अगर हम बात करें तो 80JJA में क्या होता था कि आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है, ठीक है, और उसमें आपने नए एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उन नए एम्प्लॉयज़ को जो आप रेम्युनरेशन या एमोल्यूमेंट्स दोगे उस पर हम आपको 30% की एक्स्ट्रा डिडक्शन देते थे 80JJA में, राइट। तो यहाँ भी वो क्या कहना चाह रहा है कि जो आप एडिशनल एम्प्लॉयज़ को जो एमोल्यूमेंट्स दोगे वो कैसे देने हैं, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से देने हैं। तो इन सभी सेक्शन में ना हमें अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड की ज़रूरत थी जो पहले डिफाइंड नहीं था। अब इन्होंने अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड को डिफाइन कर दिया। कहाँ, रूल 6A इंसर्ट कर दिया। कहता है टू प्रेस्क्राइब द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक मोड्स थ्रू विच पेमेंट कैन बी मेड। ठीक है, तो अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में ये सब काउंट होंगे। क्या काउंट होगा, क्रेडिट कार्ड भी काउंट होगा, डेबिट कार्ड भी काउंट होगा, नेट बैंकिंग भी काउंट होगा, IMPS मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस भी काउंट होगा, UPI मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी काउंट होगा, RTGS भी काउंट होगा, NEFT भी काउंट होगा, BEAM भी काउंट होगा। तो ये सब अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में काउंट होंगे। अगर आप इनसे भी आप पेमेंट करते हैं तो आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा, मीन्स उस एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, एक्चुअल सेल प्राइस में भी काउंट होगा, अलाउड भी हो जाएगा, वो सब बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। डन। तो आज हम लोगों ने देखो कुछ अमेंडमेंट्स डिस्कस किए हैं इनकम टैक्स के। अभी कुछ अमेंडमेंट्स बाकी हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने TDS और डिडक्शन की बात तो देखो की नहीं है, और भी छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं जो अभी हम लोगों को डिस्कस करने हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।